हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो द प्रॉपर्टी ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स which depend only upon the number of particles is called colligative property and does not depend on the nature of the particle। यानी आइडियल सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। अगर बहुत सीधे सीधे शब्दों में समझाया जाए तो यह कह सकते हैं कि ऐसा युद्ध समझने के लिए जिसमें कितनी संख्या है इससे फर्क पड़ेगा। जो योद्धा हैं वो कितने ताकतवर हैं या कितने उनके पावर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी उसके नेचर से फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि जितनी संख्या है उससे फर्क पड़ रहा है। यानी दोज प्रॉपर्टी ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डेफिनेशन लिख लीजिए। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स only upon the number of particles present in a definite amount of solvent and do not depend on the nature, do not depend on the nature of particle. Those properties of the ideal solution which depend only upon the number of particles। यानी जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना ही ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमें जो पढ़ने हैं वो टोटल 4 टाइप के हैं। जो इम्पोर्टेंट 4 हैं वो हैं, पहला सम इम्पोर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, lowering of vapor pressure। दूसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और फोर्थ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये 4 हैं। इनमें से हम देखते हैं आज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आप इसे नोट कर लें और हम अब देखने जा रहे हैं पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये देखेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। वे प्रॉपर्टी आइडियल सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं, उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें पहला हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
चलिए पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से पहले हम जानते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे आएंगे। तो वेपर प्रेशर इसको आप मेजर कर सकते हैं मैनोमीटर के द्वारा। अगर हमें किसी लिक्विड का हमको वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है, सपोज करिए वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है हमें और हमने उस लिक्विड को ले लिया और इसे जोड़ दिया मैनोमीटर से। और यहाँ पे हमने वो लिक्विड ले लिया। यहाँ पे मरकरी होगा, ये जो है मरकरी का पॉइंट है। और इस लिक्विड को किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब हम इसे रखते हैं तो जो लिक्विड होगा उसको वेपराइज होगा, वेपर फॉर्म में आएगा। जब वेपर फॉर्म में आएगा तो ये वेपर इस मैनोमीटर में जाएगा और वेपर में कितना ताकत होता है इसे तो जेम्स वाट ने ही बताया था। तो वेपर एक प्रेशर क्रिएट करता है, इस प्रेशर के द्वारा मरकरी का जो लेवल है वो नीचे भागेगा और इधर से ये चीज कहाँ जाएगा, अप करेगा। तो अगर ये लेवल है, यहाँ से मेजर कर लेते हैं लेवल है, अब क्या होगा, ये पुश होता चला जाएगा और इधर ये बढ़ता चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं हो जाता ये ऊपर कभी नीचे चलता रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर कन्वर्टेड इनटू द वेपर, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स है वो कंडेंस भी होंगे, क्योंकि जब वो स्ट्राइक करेंगे इस लिक्विड से तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये दोनों ही प्रोसेस चलता रहेगा और जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा तो एट इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर कन्वर्टिंग इनटू द वेपर फेज will be equal to the number of particles which are converting into the liquid phase। जब बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा, तब तो इसका ऊपर नीचे आना बंद हो जाएगा, यानी एक लेवल अटेंड कर लेगा और उस लेवल के बाद अभी ऊपर नीचे नहीं आएगा। और इस समय हम मेजर करेंगे कितना इंक्रीज हुआ। ये जो इंक्रीज हुआ वही वेपर प्रेशर है, ठीक है। अगर ये प्योर लिक्विड है तो हम इसे लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड, जिसे P0 से डिनोट करते हैं। तो अगर हमें मान लीजिए वाटर का निकालना है वेपर प्रेशर, तो वाटर हमने इसमें लिया और उसका वेपर प्रेशर हमने जो कैलकुलेट किया वो होगा P0, और P0 का जनरली 760 mm प्रेशर, 760 mm यानी 1 atm प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन अगर P0 373 डिग्री है तो 760 mm प्रेशर होगा। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो भी पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा उस पर अलग अलग वेपर प्रेशर होगा, तो जो भी आप मेजर करेंगे वो यहाँ पे नोट कर लेंगे। एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर वो प्रेशर P0 हो जाएगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब हमें सोल्यूशन का निकालना है, तो हमने अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट उसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। जब हम ऐसे किसी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को ऐड करेंगे तो यहाँ से जो वेपर प्रेशर है वो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे मिक्स होगा ये लिक्विड के साथ, तो यहाँ पर जब ये प्योर कंडीशन में था तो सारे के सारे पार्टिकल्स वाटर के थे। अब जब हमने उसमें सब्सटेंस ऐड कर दिया तो वो पार्टिकल्स भी इन पोजीशंस पे आएंगे, और ये क्या है, नॉन वोलेटाइल हैं, नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अब ये नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स क्या करेंगे, यहां से वेपराइज नहीं होंगे और नीचे के पार्टिकल्स जो होंगे उन्हें भी वेपर के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होने देंगे। तो वेपराइजेशन कहां से होगा, सिर्फ इन पोजीशन से होगा। तो वेपर प्रेशर ऐसे में क्या होगा, घट जाएगा। और जब हम इसको यहाँ लेकर के वेपर प्रेशर निकालेंगे तो उसे हम PS से डिनोट करेंगे, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, इसकी वैल्यू से कम होगा, यानी कि प्योर कंडीशन में जो भी लिया जाएगा उससे कम होगा। क्यों कम होगा, यहाँ क्लियर हो गया, क्योंकि नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स क्या होंगे, वो भी अपर सरफेस पे आएंगे और जिससे वेपर प्रेशर घटेगा, और वेपर प्रेशर घट जाएगा
तो जो पहले था P नॉट माइनस PS, अब क्या हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो जो घट गया वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये पहले प्योर स्टेट में क्या था, और जब हमने उसमें कोई सब्सटेंस ऐड किया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉलिड जो भी हमने ऐड किया उसे मिक्स किया, तो जो वेपर प्रेशर आया वो हो गया वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, माइनस करके हमने क्या निकाल लिया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमारा टॉपिक क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव किससे रिलेशन, जो पहले था उससे, यानी अगर हम P नॉट माइनस PS अपन P नॉट कर दें, P नॉट पहले था और जब हमने सॉल्यूशन ऐड, जब हमने सब्सटेंस ऐड किया तो अब सॉल्यूशन का क्या हो गया, P नॉट माइनस PS, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया क्या, P नॉट माइनस PS अपन P नॉट। दिस रिलेशन इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये क्या है, एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, यानी हम इसे लिख सकते हैं इसको हम शो कर सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं P नॉट माइनस PS अपन P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी P नॉट माइनस PS अपन P नॉट इज इक्वल टू N2 upon N1 plus N2. This is the formula. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, N2 upon N1 plus N2। लेकिन अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम डिसॉल्व किया गया है। ऐसे में हम N2 को नेग्लिजिबल ले लेंगे और हम इसे लिख सकते हैं P नॉट माइनस PS अपन P नॉट इज इक्वल टू N2 अपन N1 फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे N2 की जगह हम लिख सकते हैं, ये N2 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N1 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा। सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा है तो नंबर 1 है, 1 से हमेशा हम सॉल्वेंट को डिनोट करेंगे और 2 से हमेशा सॉल्यूट को। तो यहाँ पे हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इसको हम लिख सकते हैं वेट अपॉन मोलर मास। तो ये 2 है, यहाँ पे भी 2 और 2 ले लेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा फिर W1 अपॉन M1। तो फार्मूला क्या हो गया, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू W2 M1 upon W1 M2. This is the formula, but for very dilute solution. इस पे हमारा न्यूमेरिकल लगेगा और इससे हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसी से हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो हम इसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक दिक्कत ये है कि हम किस सॉल्यूशन को लेंगे कि वो डाइल्यूट है और किसको लेंगे कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अगर 5 या 5 से कम ग्राम डिसॉल्व है तो हम उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसिडर कर सकते हैं, और 5 से ज़्यादा होगा तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में उसे हम काम कर सकते हैं। अगर फिर भी हम चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम हट जाए, डाइल्यूट कौन सा है, कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड है, ये हमें चिंता ना करना पड़े, दोनों के लिए क्या कोई फार्मूला है, तो चलिए उसको भी डिराइव कर लेते हैं। आप इसे वीडियो पॉज करके फटाफट नोट कर लें, फिर हम आगे एक और फार्मूला डिराइव करते हैं और उस फार्मूले को हम दोनों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कर लिया, चलो भाई
अब एक और फार्मूला का डेरिवेशन कर लिया जाए। देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पी नॉट अपान पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू N1 प्लस N2 अपान N2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर गया ये नीचे आया, ये ऊपर गया ये नीचे आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं N1 अपान N2 प्लस N2 अपान N2, ये कट जाएगा, कितना आएगा 1। तो क्या हो गया हमारे पास, पी नॉट अपान पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू N1 अपान N2 प्लस 1 को इधर ले आएंगे, तो पी नॉट अपान पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू N1 अपान N2। अब ये आ जाएगा पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी एस अपान पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू N1 अपान N2। दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस से क्या बचा, पी एस अपान पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू N1 अपान N2। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस, ये ऊपर और ये नीचे, तो ये भी ऊपर और ये भी नीचे, यानी हो जाएगा N2 अपान N1। N2 अपान N1 यानी इसको लिख सकते हैं W2 अपान M2, और इसे लिख सकते हैं W1 अपान M1। यानी फार्मूला हो गया P नॉट माइनस पी एस अपान पी एस इज इक्वल टू W2 M1 अपान W1 M2। ये हमारा हो गया फार्मूला, और इसे हम लिखेंगे फॉर कॉन्सेंट्रेटेड एंड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, दोनों के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अभी क्या हो गया, फॉर डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे पाबंदी खत्म हो गई, यहाँ पे हमारी जो पाबंदियां हैं कि डाइल्यूट के लिए केवल अप्लाई होगा, वो अब नहीं है। इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और टेंशन हट जाएगा कि यहाँ पे डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब चलिए क्वेश्चन लेकर के हम लोग देखते हैं और सॉल्व करके चेक कर लेते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कर लिया सबने से नोट? ओके, अब अगर एक क्वेश्चन ले लिया जाए, फॉर्मूला दोनों ध्यान रखना होगा, क्या डिफरेंस है क्लियर होगा। वहां क्या था, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, और यहाँ पे क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस है। तो दोनों ही फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किसका है, यहाँ पे पी नॉट था पहले वाले में फॉर डाइल्यूट, और यहाँ पे पी एस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन is 0.850 bar at a certain temperature. If 0.5 gram of a solid non-volatile solid is added to 39 gram of benzene, vapor pressure
decreases to 0.845 bar. Calculate the molar mass of solid substance और सॉलिड सब्सटेंस। क्वेश्चन ये है कि किसी प्योर बेंजीन का एट अ सर्टेन टेम्परेचर वेपर प्रेशर 0.850 बार पाया गया और 0.5 ग्राम एक सॉलिड सब्सटेंस था जिसको ऐड किया गया, तो वेपर प्रेशर घट करके 0.845 हो गया। उस सब्सटेंस जो हमने ऐड किया उसका मोलर मास क्या होगा? तो फार्मूला में पता है, ये 0.5 ग्राम है, क्वांटिटी 5 ग्राम से कम है। फॉर डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, यानी हमारा फार्मूला होगा P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू W2M1 अपान W1M2। P0 0.850 माइनस 0.845 अपान 0.845, P0 की वैल्यू यहाँ ले लेंगे और इज इक्वल टू W2 कितना ग्राम ऐड किया गया है? W2 होगा 0.5 ग्राम। M1 यानी मास ऑफ सॉल्वेंट जिसमें ऐड किया गया है वो है C6H6, तो ये हो जाएगा 78 मोलर मास ऑफ बेंजीन हो गया। W1 कितने ग्राम में ऐड किया गया है? 39 ग्राम में ऐड किया गया है, W1 हो गया। सॉल्वेंट का मास 39 ग्राम है और हमें M2 निकालना है, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर लिया जाएगा 0.005 अपान 0.845 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 78 अपान 39 इंटू M2। ये हो गया हमारा फॉर्मूला अप्लाइड और कैलकुलेट कर लेंगे। इसके आगे हम पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और M2 इज इक्वल टू आएगा M2 इज इक्वल टू 845 इंटू 0.5 इंटू 78 अपान आ गया कितना 39 इंटू 5, 39 इंटू 5 इधर आ जाएगा, M2 इधर आ जाएगा, ये इधर ले जाएंगे और 39 इंटू 5 हो गया। दो बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसे काटेंगे 0.1 आ जाएगा और M2 की वैल्यू आ जाएगी 84.5 इंटू 2 यानी 5 to 10 कैरी 1, 4 to 8 और 1 9 और 169.0 ग्राम पर मोल। दिस विल बी द आंसर। .845 ये तो सोल्यूशन का है, सोल्यूशन यानी PS का यहाँ पे यूज किया गया है। PS P0 माइनस PS अपन PS है इज इक्वल टू W2M1 अपन W1M2। तो ये आपका W2 हो गया उस सब्सटेंस जो ऐड किया गया है, M1 ये हो गया मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट जो 78 है, क्योंकि C6H6 है तो C6H6 यानी 12 इंटू 6 और प्लस 6 इंटू 1, 78 यहाँ से लिया गया, 78 39 ग्राम में ऐड किया गया वो लिया और M2 की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ PS P0 ने PS लिया गया था, PS ये फॉर डाइल्यूट एंड कॉन्क सॉल्यूशन,
दोनों के लिए ही हम इसका यूज करेंगे। तो हमारा वैल्यू कितना आया 169 ग्राम पर मोल। अगर हम इसी में थोड़ा चेंज कर दें जो कि केवल डाइल्यूट के लिए है तो देख लेते हैं कि कितना आंसर आ रहा है। तो अगर हम उसमें मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है पी नॉट का, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे पी नॉट। और अगर हम पी नॉट लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 850, ठीक है 850 हो जाएगी। तो यहां से पॉइंट कैंसिल, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 850। देख लीजिए क्या अंतर आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है, तुरंत आपको दिख रहा है 850 यहाँ हो गया, बाकी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ये कटेगा 2 टाइम में आएगा, ये कटेगा 0.1 आएगा, और अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट चला जाएगा 0 से 85 आ गया, 85 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 170 ग्राम पर मोल। ये है डिफरेंस दोनों में। दोनों ही मेथड का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा वैल्यू में, लेकिन आपकी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी कि हम डाइल्यूट के लिए यूज करें कि कॉन्सेंट्रेट के लिए यूज करें। और अगर ये बात याद रहती है कि 5 या 5 से कम है तो डाइल्यूट है, तो ठीक है, फिर दोनों ही मेथड में से जो चूज करेंगे दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही सही है, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो ये था पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।